शुरू करते हैं। अम्ल के बारे में सारी चर्चा हम लोग की हो चुकी थी, ठीक है। अम्ल की परिभाषा हमने पढ़ लिया था, अम्ल पहचानना हमने सीख लिया था, अम्ल के रासायनिक गुण हम लोगों ने पढ़ लिया। जितने भी रिएक्शन आएंगे इसी तरह के आएंगे, कर सकते हो तुम लोग, ले आओ किताब दो। अब हम लोग का कुछ उपयोग पढ़ लेते हैं, फिर क्षारक शुरू करते हैं। क्षारक कहाँ पढ़े हैं? हाँ, 2 दिन से तो वैसे इधर उधर कर रहे हैं। जाओ जल्दी करो, हेडिंग लिखो, अम्लों के उपयोग। यूज ऑफ एसिड्स, अम्लों के उपयोग। हो गया? लिखो पहला नंबर, सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल। सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल। सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल H2SO4 है। H2SO4 है, जिसका प्रयोग उर्वरक निर्माण में दूसरा कृत्रिम रेशे बनाने में, तीसरा सीसा संचायक बैटरी बनाने में, सीसा संचायक बैटरी घरों में प्रयोग होने वाली बैटरी का नाम है। प्रयोग होने वाली बैटरी, जो घर में हम लोग बैटरी प्रयोग करते हैं, जिसे बैटरा कहते हैं तो वो यही होता है। छोटी सी होती तो उसको बैटरी कहते हैं, बड़ी सी हो गई बैटरा बना देते हैं। ये कौन सा नियम है? हो गया? उसके बाद और कुछ, चौथा नंबर, प्लास्टिक उद्योग में, पांचवा नंबर, पेट्रोलियम उद्योग में, होता है। हो गया ना? ये प्रकार से हमको समझ लेना है कि सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? H2SO4 है, जिसके उपयोग हमने इतने सारे दिखा दिए हैं। ये सीसा संचायक बैटरी इसका नाम है। सीसा किसे कहते हो? लेड, पीबी। तो पीबी संचायक बैटरी है। नाम इसका पीबी संचायक बैटरी क्यों पड़ा? क्योंकि उस बैटरी में लगने वाले जो एनोड होते हैं PbO2 के बने होते हैं, जो कैथोड होते हैं, एक मिनट, एनोड पीबी का बना होता है, कैथोड PbO2 का बना होता है, अर्थात इसी लेड से बना होता है, उसका एनोड कहते हैं। अब संचायक क्यों कहा गया? क्योंकि वो ऊर्जा को संचित करके रखती है, फिर बाद में हमें देती है ना। क्या करते हो?
लाइट आती है तो उसको चार्ज कर लेते हो, लाइट भाग जाती है तो उसको प्रयोग कर लेते हो, अर्थात वो ऊर्जा का संचय करके रखती है ना, इसीलिए संचायक भी कहा गया। तो इसका नाम पड़ा इसलिए सीसा संचायक बैटरी। तो क्यों सीसा संचायक बैटरी कहा गया? क्योंकि सीसा से इसके एनोड कैथोड बने हुए हैं, और संचायक इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऊर्जा का संचयन करके रखती और बाद में जब जरूरत पड़ती है तो हमें देती है ऊर्जा। ठीक है, इसलिए इसको संचायक बैटरी कहा गया। हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। बाकी प्लास्टिक उद्योग में, पेट्रोलियम उद्योग में, ये सब तो उसमें प्रयोग होते रहते हैं। अब इसका हम तो वहां गए नहीं उद्योग में, तुमको बताएं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। हो जाएगा। अब दूसरा अम्ल पढ़ लो, एक इसका और उपयोग होता है पिक्चर में देखे होगे, हाँ तेजाब ही है, मुंह पर फेंकने में। ठीक है, ये नहीं कुछ याद रहा तो इसको भी लिख देना, कर देना। सभी नंबर नहीं दिए तो यही काम करेंगे। चलो लिखो, दूसरा नंबर लिख लो। ये तो उपयोग में पहला नंबर हो गया, H2SO4 का हो गया। मतलब देखो दूसरा नंबर नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल HNO3, HNO3 हो गया। का प्रयोग सोने और चांदी के शोधन में किया जाता है। सोने और चांदी के गोल्ड AU शोधन, प्यूरिफायर, ये प्यूरिफाइड लिखेंगे, प्यूरिफाइड या प्यूरिफाइंग लिखो, शोधन हो जाएगा, PURIFING। हो गया। क्या लिखे? सोने और चांदी के शोधन में किया जाता है। अब क्योंकि एक बात समझना कि सोना और चांदी जो है उनको निष्क्रिय धातु माना जाता है, या हम कहें तो अक्रिय माना जाता है। ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ये किसी के द्वारा ऑक्सीकृत ही नहीं होती है। मतलब कोई अम्ल नहीं है जो इनको ऑक्सीकृत कर पाए। ये HNO3 भी नहीं कर पाता है। फिर भी इसका प्रयोग इसके शोधन में कैसे किया जाता है? जब हम HNO3 में HCl मिला के एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसे अम्लराज कहते हैं। ठीक है, वो अम्लराज इनको ऑक्सीकृत करता है। अम्लराज इनको ऑक्सीकृत करता है और उससे इनका शोधन किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए HNO3 का प्रयोग सोने और चांदी के शोधन में किया जाता है। ये ध्यान देना। हाँ, HCl में भी कह सकते हो, लेकिन इसमें मुख्य काम HNO3 का ही होता है, इसलिए इसको HNO3 में बताया जा रहा है। तीसरा नंबर लिखो। तीसरा नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। का उपयोग वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में होता है। वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में होता है। वस्त्र उद्योग में कपड़ों की रंगाई में होता है। इसमें जो Cl मिलता है, Cl उससे करते हैं। ये देखो HCl जो है एक हाइड्रोजन आयन देगा, और जब हाइड्रोजन आयन देगा तो किसी में अपचयन करा सकता है ये। ठीक है, तो अपचयन की प्रक्रिया के द्वारा कपड़ों की रंगाई करने में इसका प्रयोग करते हैं, और विरंजन करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, मतलब रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग होता है। रंग उड़ा कर अगर हमको रंग बदलना है कुछ, तो इससे रंग उड़ा भी सकते हैं। ठीक है,
ये ध्यान देना। चलो आगे, नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो या कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो। नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल, सोरा शंकर जी वाला सा रहेगा, बड़ा सा, सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सोरा, ये लिख लेना सोरा, कोष्टक में सूत्र लिख लेना KNO3, ये वही पगला रही, इसको मारना पड़ेगा। क्या लिखे? सोरा KNO3 से किया जाता है, हो गया ना? ये ध्यान में रखना है। ये तुमसे पूछा जा सकता है नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल क्यों कहते हैं, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अम्ल खत्म हो चुका है, अब हम लोग क्षारक पे चलते हैं। क्षारक, बेस, हो गया? लिखो क्षारक लिखे, बेस, BASE, बेस, हो गया? इसमें लिखो वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण, ये लिखना है तीक्ष्ण, हो गया? या कड़वा किस माने होता है? वही होगा सर, तीक्ष्ण या कड़वा होता है, हाँ एक ही है, तीक्ष्ण या कड़वा होता है, हो गया? क्षारक कहलाता है, हो गया? नीचे लिख लो सिंगल इंडिकेट पॉइंट, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये लाल लिटमस पेपर को
नीला कर देते हैं। हो गया। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्न हैं। लिखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हो गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ध्यान देना, पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, तीसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र है इसका NH4OH, NH4OH। हो गया ना। कॉमा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होगा जी? AlOH ट्राई। सारे सूत्रों को बनाने का तरीका हमने तुमको बता रखा है, बना सकते हो आसानी से। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH ट्राई आदि आदि। तो इनको पहचानने का एक अच्छा तरीका है, तुमको हर जगह पे OH दिख रहा है, दिख रहा है, इससे हम इनको पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका, जैसे हमने अम्ल को कैसे पहचाना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ने के बाद अधातु दिखती थी, ठीक है ना। यहां पे हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ेंगे तो क्या दिखेगी? धातु दिखेगी, क्योंकि धातुएं क्षार बनाती है ना। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ने के बाद धातु दिखेगी तब क्या होगा? क्षार होगा। ये NH4OH क्यों क्षार है? NH4OH इसमें तो अधातु दिख रही है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? नाइट्रोजन वाला जो, इसमें तो नाइट्रोजन अधातु है ना, फिर भी ये क्षार क्यों बना रहा है? इसकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन के आधार पर समझाई जाती है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन में इसका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भरा होता है और इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह H+ को अपने साथ जोड़कर अपने ऊपर धनावेश कर लेता है। क्या कर लेता है? धनावेश। जैसे इसकी संरचना हम बनाए तो नाइट्रोजन का पहले 7 होता है ना, होता है, तो 2 कॉमा कितना होगा? 5। कितना चाहिए इसको? और तो हमने यही समझा था ना, बंध बनाना। तो कितना चाहिए इसको? मतलब ये कितना बंध बना सकता है? 3 बना सकता है ना। तो नाइट्रोजन 3 बंध बना सकता है। और अमोनिया का सूत्र हम लोग पीछे क्या पढ़ते आ रहे हैं? NH3 पढ़ते आ रहे हैं। तो कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। हो गया ना। अब सोचो, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, बारीक को समझ के कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 में से एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया। कितने अभी बचे हुए हैं? 2 बचे हुए, दिखाई दे रहा है। तो जो 2 बचे होते हैं उनको किसके साथ ये जोड़ लेता है? H+ के साथ। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन के साथ जोड़ लेता है, ठीक है। तो इसका क्या बन जाता है? NH4 बन जाता है। इसके ऊपर प्लस है ना,
तो पूरा प्लस यहाँ पे दिख जाता है। ये धनायन जैसे ही बनता है ये किससे जुड़ जाता है, OH माइनस से जुड़ जाता है, तो NH4OH बन जाता है। इसलिए इसमें कैसा गुण पाया जाता है, क्षारीय OH पाया जाता है, ये क्षारीय गुण पाया जाता है। हो गया। होता क्या है, ये H+ आया कहाँ से, जल से आता है। किससे आता है, जल से। मतलब ये जो अमोनिया है इसको जब जल में घोलते हो तो जल में कौन कौन सा आयन मिलता है हमें, H+ और OH माइनस मिलता है ना। तो ये इसके H+ को अपने पास जोड़ के NH4+ कर लेता है ना, तुरंत OH माइनस इसकी ओर आकर्षित होकर जुड़ जाता है। तो कुल मिला के क्या बन जाता है, NH4OH बन जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो निष्कर्ष क्या निकला, ये जो अमोनिया है कहां पर क्षार का काम करता है, जल में क्षार का काम करता है, अर्थात जब जल में घुलता है तब क्षार का काम करता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखना। वास्तव में तो अमोनिया गैस होती है ना, लेकिन जब उसको हम जल में घोल देते हैं तब ये क्षार का काम करती है। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, अर्थात बहुत ज्यादा मात्रा में OH नहीं देता है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं घुलेगा, इसकी कुछ ही मात्रा घुलती है। और किस कारण से घुलती है, इसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता तब ऐसी प्रक्रिया नहीं होती। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम नीचे लिखते हैं एक इंडिकेट हेडिंग, मतलब इंडिकेट पॉइंट काली पेन से लिखना। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हीनियस ये हम लोगों ने अम्ल में भी पढ़ा था। आर्हीनियस ने अम्ल के बारे में क्या कहा था, ये अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो उन्होंने ही क्षार के बारे में भी बताया। आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार, हो गया, डैश देके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखो। अब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पर जो जल में रासायनिक हो गया जी, वियोजित होकर हो गया, ऋणायन के रूप में केवल वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल हो गया, वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल हो गया, वियोजित होकर ऋणायन के रूप में केवल कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। ऋणायन के रूप में केवल OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन को कौन सा नाम दिया जाता है, हाइड्रोक्साइड। OH माइनस आयन कोष्ठक में लिख सकते हो, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक कहलाते हैं, हो गया ना, हो गया। बस जैसे लिख लो, क्या जैसे क्या लिखोगे,
जैसे में रिएक्शन समझ लेते हैं इनका। ये एग्जाम्पल था ना हमारा, NaOH था, KOH था, NH4OH था, ETC था। तो ये जब जल में जाते हैं तो वियोजित कैसे होते हैं ये देखना। जल में जाएंगे तो ये Na+ बनाएगा और ये क्या बनाएगा, OH- बनाएगा। ये जल में जाएगा तो K+ बनाएगा और OH- बनाएगा। ये जल में जाएगा तो कौन सा प्लस बनाएगा, NH4 पूरा प्लस बनाएगा। अभी हमने समझा इसको, इसी का नाम तो अमोनियम आयन है। और प्लस क्या देगा, OH-, इसी को हम बोलते हैं अमोनियम आयन। और इसका नाम क्या होगा, अमोनियम। OH का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना। ये प्रकार से इनका जल में वियोजन होता है, लिख लो। नीचे लिखो हेडिंग, क्षारकों के प्रकार, टाइप ऑफ बेस। टाइप ऑफ बेस, क्षारकों के प्रकार। क्षारकों के प्रकार। अब इसमें क्या होगा, दो ही प्रकार होंगे। जैसे हम इनमें थे प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल, स्ट्रॉन्ग और वीक, वैसे यहाँ भी प्रबल और दुर्बल होंगे। तो अभी उस दिन हमने एक टर्म यूज किया था, क्षारक और क्षार में अंतर यूज किए थे। तो जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं उन्हें हम प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे अम्ल में हमने पढ़ा था ना, तो पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं अम्ल में जाने के बाद, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वैसे यहाँ भी जो क्षारक जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएंगे उन्हें हम प्रबल क्षारक कहेंगे, अर्थात पूर्ण रूप से घुल जाएंगे। उन्हीं प्रबल क्षारकों को हम क्षार कहते हैं, अर्थात एल्काली कहते हैं, ALKALI। ठीक है, ये ध्यान देना। तो एक चीज ध्यान देना, हमने आवर्त सारणी में हमने फर्स्ट ए वर्ग में पढ़ा है। फर्स्ट ए वर्ग, उनका नाम क्या है, क्षार धातुएं, एल्काली मेटल, पढ़े हैं। इसका मतलब जो क्षार धातुएं होती हैं वो कैसा क्षार होती है, प्रबल क्षारक होती है ना। क्षार धातुएं प्रबल क्षारक होती है, तभी तो उनको क्षार धातुएं कहा गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं, क्षारकों के प्रकार, टाइप ऑफ बेसिस। लिखो, आयनन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर, आयनन या वियोजन भी लिख सकते हो, के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। आयनन के आधार पर क्षारक दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर, प्रबल क्षारक या क्षार, हो गया ना। इंग्लिश इसकी लिख सकते हो, और ये नाम लिख लो, तब लिखना हेडिंग में तुम लोग। दूसरा नाम लिख लो, दुर्बल क्षारक। पहला नाम ये हो गया प्रबल क्षारक या क्षार, दूसरा नाम लिख लो दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक हो गया। अब पहली हेडिंग लिखो, प्रबल क्षारक या क्षार, स्ट्रॉन्ग बेसिस और एल्काली, ALKALI। इनको स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं और एल्काली भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखो परिभाषा इसकी, ऐसे क्षारक जो
जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं। हो गया? क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षारक या क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षारक या क्षार कहलाते हैं। जैसे आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा सेकंड ए वर्ग के तत्वों के द्वारा बनाए गए क्षारक, आवर्त सारणी में फर्स्ट ए तथा सेकंड ए वर्ग के तत्वों के द्वारा बनाए गए क्षारक, तत्वों के द्वारा बनाए गए क्षारक। हो गया ना? अर्थात NaOH, KOH, MgOH twice, CaOH twice, etc. मतलब इत्यादि। हो गया ना? NaOH, KOH, MgOH twice, CaOH twice, इत्यादि। हो गया? देखो, फर्स्ट ए वर्ग वाले एक एक OH वाला बनाते हैं, सेकंड ए वर्ग वाले दो दो OH वाला बनाते हैं। ठीक है? ये ध्यान में रखना। फर्स्ट ए वर्ग को हम क्षार धातुएं कहते हैं, अर्थात एल्काली मेटल। सेकंड ए वर्ग को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, एल्काली सॉइल मेटल। दोनों के नाम में एल्काली लगा ना, इसका मतलब ये दोनों प्रबल क्षार बनाएंगे। उनके नाम से यह स्पष्ट हो जाता है। फर्स्ट ए वर्ग को हम क्षार धातुएं कहते हैं, अर्थात वो क्षार बनाती है। क्षार क्या होते हैं? प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है ना? दूसरे का नाम है क्षारीय मृदा धातुएं, अर्थात वो भी क्षार बनाती है, इसलिए वो भी क्या है? प्रबल क्षारक में जाएंगे। ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। फर्स्ट ए सेकेंड ए वर्ग क्या है, ये हम लोग जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है? जब उसमें हम दीर्घाकार या प्रवर्धित आवर्त सारणी पढ़ेंगे, या तुम लोग जो देखे होंगे चार्ट वाला जिसमें तत्व भरा होता है, वो होती है दीर्घाकार आवर्त सारणी। ठीक है? वही है। उसमें देखे होंगे तो सबसे ऊपर ऐसे लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है फर्स्ट ए, ठीक है, फिर उसके बगल में लिखते हैं सेकेंड ए, उसके बाद एक लाइन छोड़ के नीचे उतर जाते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8 में 3 खाना बन जाता है, फिर फर्स्ट बी आता है, फिर सेकेंड बी आता है, फिर से ऊपर से थर्ड ए शुरू हो जाता है, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 7 ए और शून्य तक जाता है। कहाँ तक जाता है? शून्य तक। तो ऐसे होता है, 18 लाइनें होती हैं उसमें। ठीक है ना? ये बात को ध्यान में रखना। तो जो शुरुआत की 2 लाइनें अर्थात फर्स्ट ए और सेकेंड ए है, वही प्रबल क्षार बनाती है, प्रबल क्षारक बनाती है। ठीक है ना? हाँ, ऊपर से नीचे तक 7 तत्व इसमें है, 7 तत्व इसमें है, 7 क्या 6 तत्व इसमें है, और 7 इसमें है। एक हाइड्रोजन छूट जाता है और नीचे से तुम्हारा 2 रेडियो एक्टिव छूट जाते हैं। तो मान के चलो 5 दोनों में होते हैं, अर्थात कितने तत्व ऐसे हैं जो प्रबल क्षार बनाएंगे? 5 10 तत्व ऐसे हैं जो प्रबल क्षार बनाएंगे। ठीक है? ये बात को ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
दूसरी हेडिंग लिख देना दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक, वीक बेसेज, वीक बेसेज। अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।